चलिए, आज का अपना टॉपिक है व्यतिकरण। आज का अपना टॉपिक है व्यतिकरण, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। देखिए, कल अपन ने अध्यारोपण के बारे में पढ़ा था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण के सिद्धांत का गणितीय रूप y वेक्टर इक्वल्स टू y1 वेक्टर y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर दैट्स इट। इसका मतलब होता है कि किसी माध्यम में यदि दो या दो से अधिक तरंगें संचरित हो रही हैं तो किसी बिंदु पर उत्पन्न विस्थापन समस्त तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशियों के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित अपने प्रकाशीय घटना व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यतिकरण की परिभाषा में हम लिखेंगे, या व्यतिकरण क्या होता है अभी आपको समझाता हूं। व्यतिकरण प्रकाश की ऐसी घटना होती है, व्यतिकरण प्रकाश की ऐसी घटना होती है जिसमें जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी माध्यम में गमन करती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता और किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता की स्थितियां प्राप्त होती हैं। या मैं ये कहूं कि कोई स्थान बहुत ज्यादा चमकीला प्राप्त होता है तथा कोई स्थान काला प्राप्त होता है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता तथा किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता की स्थितियां प्राप्त होती है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम में तीव्रता का असमान वितरण हो जाता है। देखिए, व्यतिकरण की घटना क्या होती है कि यदि ये कोई माध्यम है जिसमें दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर, जैसे ये बिंदु हैं, किन्हीं बिंदुओं पर हमें अधिकतम तीव्रता की स्थिति प्राप्त होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर हमें
न्यूनतम तीव्रता की स्थितियां प्राप्त होती है। किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता की स्थिति प्राप्त होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम तीव्रता की स्थितियां प्राप्त होती है। प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। और ये जो अलग अलग तीव्रता की स्थितियां प्राप्त होती हैं, ये हमें अध्यारोपण के कारण ही प्राप्त होती है। किन्हीं जगह पर जो कुल विस्थापन है वो बहुत न्यूनतम हो जाता है, किन्हीं जगह पर कुल विस्थापन अधिकतम हो जाता है, इसलिए हमें अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता की स्थितियां प्राप्त होने लगती है। चलो ठीक है, इसकी अब डेरिवेशन करते हैं अपन। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, आप लोगों ने पहले भी कर रखी है, 12th में भी कर रखी होगी, उससे पहले भी कर रखी है। एक बार फिर से करते हैं अपन इसको आसान तरीके से। चलिए इसमें लिखेंगे माना किसी माध्यम में दो तरंगों का उत्सर्जन दो तरंगों का उत्सर्जन दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों S1 व S2 से हो रहा है। माना तरंगों की आवृत्तियां समान हैं तथा तरंगों के आयाम क्रमशः A1 व A2 है। किसी बिंदु पर तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। किसी बिंदु पर तरंगों के मध्य कलांतर फाई है। अतः उपरोक्त बिंदु पर तरंगों के विस्थापन क्रमशः y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1, तथा y2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, समीकरण नंबर 2 होंगे। y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी तथा y2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये 5 इनका कलांतर है। A1 और A2 प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग के आयाम हैं। ओमेगा आवृत्तियों से रिलेटेड है, टी समय। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन। y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिखेंगे यहां 5 इक्वल्स टू कलांतर, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू 2 पाई एफ इक्वल्स टू 2 पाई एफ। इसे कहते हैं अपन कोणीय आवृत्ति। ओमेगा कहलाता है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा को कहते हैं अपन कोणीय आवृत्ति। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से
हम जानते हैं कि कुल विस्थापन y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। चलिए इसके बाद में यहां पर y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, यहां पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, सिंस साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये वाला फॉर्मूला अपन ने यहां पे यूज किया है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद में y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5, ठीक है। इसके बाद में a1 प्लस a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी। इन दोनों टर्म्स में से अपन ने साइन ओमेगा टी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। ये समझ में आ गया। इन दोनों टर्म्स में से अपन ने साइन ओमेगा टी को कॉमन लिया है, तो यहां तो बच जाएगा a1, यहां बच जाएगा a2 cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी प्लस साइन 5। इसके बाद में लिखेंगे माना a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल्स टू r cos थीटा। a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है। और a2 साइन 5 इक्वल्स टू r साइन थीटा। a2 साइन 5 इक्वल्स टू r साइन थीटा। देखो ये डेरिवेशन को करने के लिए अजम्पशंस बना रहे हैं अपन, उनका यूज करके अपन आगे चलेंगे, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये a हो जाएगी, ये b हो जाएगी। चलिए वैल्यूज रखेंगे इसमें, तो हमारे पास विस्थापन का समीकरण क्या आएगा, y इक्वल्स टू r, इसकी जगह cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा cos ओमेगा टी, ठीक है। y इक्वल्स टू r कॉमन ले लेंगे अपन, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी प्लस
थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे अपन। ये अपने पास परिणामी तरंग का समीकरण आ गया। लिखेंगे इसमें समीकरण 3 परिणामी तरंग का समीकरण प्रदर्शित करता है। समीकरण 3 परिणामी तरंग का समीकरण प्रदर्शित करता है। इसके बाद में लिखेंगे समीकरण कैपिटल ए तथा समीकरण कैपिटल बी का वर्ग करके समीकरण कैपिटल ए व समीकरण कैपिटल बी का वर्ग करके जोड़ने पर ए को अपन ने क्या माना था, आर cos थीटा इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाइव, और ये था r sin थीटा इक्वल्स टू a2 sin 5, a2 sin 5। ठीक, अब इनका स्क्वायर कर देते हैं अपन और जोड़ देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में होगा a1 प्लस a2 कॉस 5 का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन 5 का होल स्क्वायर। ये 1 हो जाएगा, या आर स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 5, ये कोस स्क्वायर 5, a2 के साथ 1 हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। या r इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5 की पावर हाफ, cos 5 की पावर हाफ। इसे समीकरण नंबर 4 दे देंगे अपन। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 4 परिणामी आयाम को प्रदर्शित करता है। परिणामी आयाम को प्रदर्शित करता है। परिणामी आयाम को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में लिखेंगे पुनः समीकरण बी डिवाइडेड बाई समीकरण ए। समीकरण बी डिवाइडेड बाई समीकरण ए, हमें क्या मिलेगा, आर साइन, समीकरण बी कौन सा था, ये रहा, थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू a2 साइन 5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos 5, which gives us tan theta equals to a2 sin 5
divided by a1 plus a2 cos phi, which gives us theta equals to tan inverse a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद में लिखेंगे समीकरण 4 व समीकरण 5। समीकरण 4 व समीकरण 5 से समीकरण 4 व समीकरण 5 से यह स्पष्ट है कि परिणामी तरंग का आयाम तथा कलाकोण दोनों तरंगों के आयाम a1 व a2 तथा दोनों तरंगों के मध्य स्थित कलांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए आयाम का फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi की पावर हाफ, ये आया था। और अपने पास कलाकोण का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a2 sin phi a1 plus a2 cos phi। तो ये दोनों ही चीजें r और थीटा निर्भर किस पे कर रही हैं, a1 पे a2 पे और phi पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिणामी तरंग का जो आयाम होता है, ये जो कैपिटल R है वो, तथा जो कलाकोण होता है थीटा, वो किस पे निर्भर करता है, दोनों तरंगों के आयाम a1 a2 तथा उनके मध्य का जो कलांतर है phi, उस पे ही निर्भर करते हैं। तो ये व्यतिकरण के से अपन ने जाना कि जो परिणामी तरंग होगी वो निर्भर अंततः दोनों तरंगों पर ही करेगी। दोनों तरंगों पर कैसे करेगी, दोनों तरंगों के आयाम पर करेगी, दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर स्थित है उस पर ही करेगी। ठीक है, चलिए ये लिख लिया सबने। ये अपन ने परिणामी तरंग का आयाम निकाला, परिणामी तरंग का कलाकोण निकाला। इसके आगे अपन चलते हैं। चलिए इसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि परिणामी तरंग की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात I is proportional to R square।
आई समानुपाती है आर स्क्वायर के, विच गिव्स अस आई इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर। ठीक है, यह के क्या होता है सब जानते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, यदि प्रथम तरंग की तीव्रता I1 है तो I1 इक्वल्स टू के A1 स्क्वायर। इसी प्रकार द्वितीय तरंग के लिए की तीव्रता I2 है तो I2 इक्वल्स टू के A2 स्क्वायर, I2 इक्वल्स टू के A2 स्क्वायर। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता I है तो I का मान क्या होगा, के आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं अपन, के A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos 5। ठीक है, के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के A1 यहाँ पे लिख लेते हैं अपन को रूट A1 स्क्वायर डॉट रूट ऑफ के A2 स्क्वायर cos 5। देखिए यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये रूट से बाहर आएगा तो A1 तो A1 रह जाएगा, A2 रह जाएगा, रूट के इंटू रूट के कैपिटल के हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू है अपने पास, रख देंगे वो वैल्यूज, या I इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है I1, इसकी वैल्यू क्या है I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 रूट I2 cos 5। ये हो गई अपने पास परिणामी तीव्रता, ये आ गई अपने पास परिणामी तीव्रता। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको, I इक्वल्स टू के आर स्क्वायर ये होता है, हमने अभी जाना है कि जो परिणामी तरंग या जो प्रकाश की तरंग होती है, प्रकाश की तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये एक फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, इसको अपन नहीं बदल सकते, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, I इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपन ने निकाली थी वो रख दी, इसके बाद में के को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको रीअरेंज किया, यहाँ पे A1 स्क्वायर को अगर अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो A1 आएगा, A2 स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो A2 आएगा, रूट के इंटू रूट के कैपिटल के हो जाएगा या सिंपल के हो जाएगा। वैल्यू जल्दी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos 5। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे अपन ये है अपने पास परिणामी तरंग की तीव्रता, लिखेंगे इसमें उपरोक्त समीकरण परिणामी तरंग की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। उपरोक्त समीकरण परिणामी तरंग की तीव्रता को प्रदर्शित करती है।
ठीक है। इसके बाद में इसी में टॉपिक लिखेंगे व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। व्यतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं। पहला लिखेंगे इसमें अपन समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण या इसको कहेंगे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण इसमें लिखेंगे, देखिए समकोषी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण होता है जिसमें हमें प्रकाश की अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। अभी अपन इस डेरिवेशन से ये सिद्ध करेंगे कि इससे जो मिलने वाली तीव्रता है प्रकाश की वो अधिकतम होगी, अर्थात अपन को चमकीला बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता तथा परिणामी तरंग का आयाम, तथा परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। जब कलांतर फाई का मान, जब कलांतर फाई का मान, जब कलांतर फाई का मान फाई इक्वल्स टू 2n पाई, जहां n इक्वल्स टू क्या है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। जब कलांतर फाई का मान फाई इक्वल्स टू 2n पाई होता है, 2n पाई होता है, तो cos फाई इक्वल्स टू +1 होता है, cos फाई इक्वल्स टू +1 होता है। अतः परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 2n पाई, या r स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, या r स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या r इक्वल्स टू a1 प्लस a2, या r इक्वल्स टू a1 प्लस a2, r इक्वल्स टू a1 प्लस a2। ये होता है मैक्सिमम, अधिकतम आयाम। ये होता है मैक्सिमम या अधिकतम आयाम। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे तीव्रता I1 इक्वल्स टू क्या होती है, I इक्वल्स टू क्या होता है KR स्क्वायर
आई इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं अपन, या फिर जो अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला है आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस ऑफ आई वन आई टू, ये रूट में है cos 5, ठीक है। तो वैल्यूज हैं अपने पास cos 5 की प्लस 1, cos 5 की वैल्यू क्या होगी प्लस 1, i इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन रूट आई टू, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन रूट ऑफ आई टू, which gives us root of I1 root of I2 का whole square, I equals to root of I1 root of I2 का whole square, ये होती है मैक्सिमम, ये होती है मैक्सिमम। अतः है हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग का आयाम है वो तथा परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। जब भी अपन कोई व्यतिकरण का प्रयोग करेंगे तो उसमें अगर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो उस जगह हमें चमकीला स्थान दिखाई देगा। इन चमकीले स्थानों को अपन फ्रिंज कहते हैं, जो अपन आगे इस यूनिट में पढ़ेंगे, इससे अगले यूनिट में भी पढ़ेंगे। फ्रिंजों का नाम बहुत आएगा। फ्रिंज चमकीले स्थान ही होते हैं, उनकी कुछ शेप्स भी होती हैं, कभी वो गोल होती हैं, कभी वो सीधी होती हैं, ये डिपेंड करता है उस एपरेटस पे, ठीक है। तो ये अपन ने समपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ा। तो ध्यान रहे समपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग का आयाम है, जिसे अपन परिणामी आयाम भी कहते हैं, वो दोनों आयामों को जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है और वो अधिकतम प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो तीव्रता होती है वो भी दोनों तरंगों के वर्गमूल को जोड़कर उनका स्क्वायर करने से प्राप्त होती है और वो भी हमें अधिकतम ही प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसका अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, ये लिखिए आप। ध्यान रखें समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम तथा परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। ये व्यतिकरण का एक स्पेशल केस है। ये हो इसमें व्यतिकरण ही रहा है जो अपन ने पहले पढ़ा है। व्यतिकरण की परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा है कि व्यतिकरण की परिभाषा में अपन ने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक तरंगे अध्यारोपित होती है एक ही दिशा में संचरित होती हुई, तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है तथा किन्हीं बिंदुओं पर हमें न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है। प्रकाश का की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है तथा तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम में तीव्रताओं का असमान वितरण हो जाता है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में एक डायग्राम बनाते हैं अपन। वो डायग्राम हमें समपोषी व्यतिकरण के बारे में और भी अच्छे से बताएगा। ये अपने पास पहली तरंग है, ये अपने पास दूसरी तरंग है। इस तरंग का जो अपन को आयाम दे रखा है, ये अधिकतम ऊंचाई होती है, इसे आयाम कहते हैं अपन, ये A1 है। दूसरी वाली तरंग का जो आयाम अपन को दे रखा है वो A2 है। ये तरंग फर्स्ट है, ये तरंग सेकंड है, ठीक है। और इनका जो समपोषी व्यतिकरण बनेगा उसका जो डायग्राम बनेगा वो यूं बनेगा। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये परिणामी तरंग को रिप्रेजेंट कर रही है।
इसका आयाम कितना होगा a1 प्लस a2। तो यह है घटना, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, यह घटना समपोषी व्यतिकरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? समपोषी व्यतिकरण कहलाती है। परिणामी तरंग का जो आयाम है वो दोनों तरंगों के योग के बराबर आता है, तो ये क्या होगा? अधिकतम है। अधिकतम a1 प्लस a2 हो सकता है, अधिकतम a1 प्लस a2 हो सकता है। चलिए, ये है परिणामी तरंग का आयाम, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है, ये हमें क्या मिला? समपोषी व्यतिकरण की अपन को स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद में ये बना लीजिए, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा और बचा है। इसमें लिखेंगे यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, अर्थात a1 बराबर a2 बराबर a हो, तो r इक्वल्स टू a प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, r इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, r इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, r इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। चलिए, ये हो गया परिणामी तरंग का आयाम। इसके बाद में लिखेंगे अगर आयाम दोनों का सेम होगा तो तरंग तीव्रता भी सेम होगी। I इक्वल्स टू I1 और सॉरी I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 मान लेते हैं। ठीक है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ I0 प्लस रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर 2 रूट I0 का होल स्क्वायर और I0। जो परिणामी तरंग होगी उसकी तीव्रता किसी भी एक तरंग की तीव्रता के 4 गुना हमें प्राप्त होगी, और ये जो आयाम होगा वो इस तरह से हमें प्राप्त होगा। चलिए, ये हो गया अपना समपोषी व्यतिकरण। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको समपोषी व्यतिकरण क्या होता है। समपोषी व्यतिकरण की वह स्थिति होती है जिसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर फाई इक्वल्स टू 2n पाई होता है। अब n की वैल्यू 0 से लेके आगे तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में फाई की वैल्यू होती है 2n पाई, जो हमें परिणामी तरंग का आयाम मिलता है वो a1 प्लस a2 का स्क्वायर मिलता है। परिणामी तरंग की तीव्रता I मिलती है, वो रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये a1 प्लस a2 मिलता है। चलिए, ठीक है, और यदि a1 और a2 दोनों बराबर हो तो ये तो मिलेगा 2a, उसको करेक्शन कर लेंगे, वहां पे 4a की जगह 2a ही आएगा और I इक्वल्स टू 4I0 मिलेगी। पहले वाले में थोड़ा सा करेक्शन है, वो स्क्वायर का होकर ये 2a ही आएगा। ठीक, ये अपना समपोषी व्यतिकरण यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण ये दूसरी कंडीशन है व्यतिकरण की।
इसमें लिखेंगे जब दो तरंगों के मध्य कलांतर फाई इक्वल्स टू 2n+1 पाई हो, 2n+1 पाई हो, वही n की वैल्यू 0 1 2 डैश 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 पाई हो, तो होने वाला व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण होता है। इस स्थिति में cos phi equals to -1, अतः परिणामी आयाम r इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2 का पावर हाफ, विच गिव्स अस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर की पावर हाफ, r इक्वल्स टू a1 माइनस a2। इसे कहते हैं अपन न्यूनतम, मिनिमम। ये होगा मिनिमम। अतः विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, r इक्वल्स टू a1 माइनस a2। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। लिख लीजिए इसे। इसी प्रकार परिणामी तरंग की तीव्रता I इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस रूट I1 रूट I2, विच गिव्स अस रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी होगी न्यूनतम, यदि a1 बराबर a2 बराबर a हो तो, वही केसेस लगा रहे हैं अपन जो समकोशी व्यतिकरण में लगा रहे थे। r इक्वल्स टू a माइनस a 0 न्यूनतम, तथा I इक्वल्स टू रूट ऑफ I0 माइनस रूट ऑफ I0 का स्क्वायर बराबर 0, ये भी न्यूनतम। अतः विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है। परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, एक जो आयाम है वो दूसरे से नेगेटिव है, तो इसका डायग्राम भी थोड़ा सा अलग बनेगा।
ये है परिणामी तरंग का आयाम A1 माइनस A2। तो इसे अपन कहेंगे परिणामी तरंग और ये है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, ये डायरेक्शन है y और ये डायरेक्शन है x। ये डायरेक्शन है y और ये डायरेक्शन है x। इसे अपन कहते हैं परिणामी तरंग का विनाशी व्यतिकरण। ये तरंग प्रथम है, ये तरंग द्वितीय है, ये परिणामी तरंग। ठीक है, ये अपने पास आ गया संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। चलिए, ये व्यतिकरण लगभग समाप्त होने पे है। कुछ एक शर्तें हैं व्यतिकरण की, वो आप लिख लेंगे। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, टॉपिक का नाम लिखेंगे स्थायी व्यतिकरण के लिए। स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। प्रथम शर्त लिखेंगे दोनों प्रकाशीय स्रोत एक वर्णी स्रोत होने चाहिए। दोनों प्रकाशीय स्रोत एक वर्णी स्रोत होने चाहिए। एक वर्णी स्रोत होने चाहिए तथा दोनों तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। सेकेंड लिखेंगे दोनों तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। तीसरा लिखेंगे दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए।
लगभग बराबर होने चाहिए, जिससे समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटनाएं समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें। स्पष्ट रूप से दिखाई दें। नेक्स्ट लिखेंगे, यदि दोनों तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण अवस्थाएं एक समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। ये स्थायी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान होनी चाहिए तथा प्रकाशीय स्रोत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होने चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त अपन ने क्या रखी कि दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो नियत होना चाहिए। तीसरी शर्त अपन ने क्या रखी कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होनी चाहिए। चौथी शर्त अपन ने क्या रखी कि दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, जिससे समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की घटनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। नेक्स्ट अपन ने क्या रखी कि दोनों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए तथा अगर दोनों तरंगे ध्रुवित हैं तो ध्रुवण की अवस्थाएं एक समान होनी चाहिए। और इसके बाद में लास्ट अपन ने लिखी कि पथांतर दोनों के बीच में अधिक नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आज अपन ने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा। व्यतिकरण की अपन ने डेरिवेशन करी, परिणामी तरंग का आयाम निकाला, परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली। उसके बाद में व्यतिकरण की जो दो घटनाएं हैं, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण, उनके बारे में पढ़ा। समपोषी व्यतिकरण वो होता है जिसमें जो कलांतर होता है वो 2n पाई होता है तथा उससे हमें अधिकतम तीव्रता व अधिकतम आयाम की परिणामी तरंग प्राप्त होती है। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, उसमें जो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता होते हैं वो हमें बहुत न्यूनतम मिलती है तथा उसमें जो कलांतर होता है दोनों तरंगों के मध्य का वो क्या होता है 2n+1 पाई। तो जब 2n पाई कलांतर होता है समपोषी व्यतिकरण में तो हमें cos फाई की वैल्यू +1 प्राप्त होती है और 2n+1 पाई के लिए हमें cos फाई की वैल्यू -1 प्राप्त होती है, जिससे हमें अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं की स्थितियां प्राप्त होती है। चलिए, ये आज अपना व्यतिकरण है। नेक्स्ट टर्न पे अपन व्यतिकरण के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें सरल पतली पानी की फिल्म आएगी और फानाकार फिल्म आएगी। ठीक है।